हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नोट्स बॉय 2.0 यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 12th के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है, जिसका कोड है आपका 302 BBF, इसका हम लोग सोल्यूशन लेके आया हूँ। और आपके कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो हिंदी का कोड होता है 102 और आपके पेपर कोड है 302 BBF। इसमें आपको पृष्ठों की संख्या पेज संख्या 8 है। यह आपका सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि इस बार पैटर्न बदल दिया गया, क्योंकि इस बार कहा गया है कि प्री बोर्ड के एग्जाम में आपके पिछले वर्ष के पूछे गए क्वेश्चन पेपर को कराया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ये मान के चलिए आपके प्री बोर्ड का एग्जाम है और ये आपके प्री बोर्ड से क्वेश्चन पूछे गए। आपको समय बता ही दिया गया, पूरा अंक आपको मालूम ही है। उसमें नोट दिया गया प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए होता है, जो आपको मान के चलिए नहीं मिलता है प्री बोर्ड के एग्जाम में। खंड क है बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें पहला है पर्दा कहानी का लेखक है, जिसका उत्तर होगा यशपाल। ख है चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो वो निबंध है, चिंतामणि निबंध है और ये इसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ग है निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास विधा की रचना है, तो इसका आंसर होगा बारभट्ट की आत्मकथा। और भी ऑप्शन को आप लिख लिए। घ है बोगला से गंगा रचना के लेखक हैं, तो इसका सही उत्तर होगा राहुल साकृत्यायन। इसके होगा बोगला से गंगा तक के रचना के लेखक हैं। ये हो गया। ये आपसे पहले गद्य खंड से पूछे जा रहे हैं, उसके बाद आपके मतलब पद्य खंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुविकल्पी से। मतलब गद्यांश से मतलब जो कवि वाले से वो पूछा जाता है, उसके बाद लेखक वाले से। ठीक है, जो ये बहुविकल्पी प्रश्न है इसके लिए ओएमआर नहीं मिलता है आपको, इसको कॉपी पे ही लिखना होता है और ये एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आपका अंगन नंबर क्वेश्चन है, वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं, तो इसका उत्तर सही है ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ये आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, जिसमें क है निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंद्र युग में लिखी गई है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा प्रेम माधुरी। उसके बाद ख है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीति काल में लिखा गया है, तो इसका ऑप्शन सही होगा बिहारी सत्य सही। उसके बाद ग नंबर क्वेश्चन है, बेहरा वनवास के रचयिता हैं, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिऔध इसके लेखक हैं। उसके बाद घ नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की किस रचना के नायक मनु हैं, तो उसका सही उत्तर है कामायनी के नायक मनु है। इनमें से कौन सी रचना छायावार से रचित एक शोक गीत है, तो सरोज स्मृति एक मतलब एक स्मृति चित्र। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप इस पद्यांश को देख लीजिए। रविन्द्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समूह का है, विचित्र देवा के यहाँ असुर आए, आचार्य आए, शोक आए, हूर न आए, कवर्ध है, न जाने मानव जाति यहाँ आई और हजार से मानव में बनाने में हाथ लगा दी। भारतवर्ष बनाने में हाथ लगा, जिन्हें हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वे अनेक आर्य और आर्योत्तर उपाधि अद्भुत मिश्रण, एक एक पशु एक एक पक्षी, न जाने कितने स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है। ये आपने मतलब पद्यांश हो गया, गद्यांश है ये, सॉरी ये गद्यांश है। उसके बाद इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो दो दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें आपको आंसर देना रहेगा। और किसी भी गद्यांश या पद्यांश में आपको संदर्भ और व्याख्यांकी अंशों की व्याख्या करने के लिए जरूरत है। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकी अंश की व्याख्या कीजिए, इस देश के चित्र में लेखक का क्या है, अंग प्रस्तुत गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, और अंग महामानव समुद्र और आर्यतर शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अथवा में है आपका, जो भी कुछ हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का स्वरूप है। जैसे ही महर्षि अरविंद ने कहा है, ऊर्जा के अंश, इसलिए हम अपने तत्सम और एक दूसरे के तावत देख लेते हैं। और दृष्टिकोण एक आध्यात्मिक बात नहीं है। इस गद्यांश का आपका संदर्भ लिखना है, रेखांकन अंश की व्याख्या लिखनी है, महर्षि अरविंद के कथन लिखना है, लेखक के अनुसार हिस्सों का मानना और भौतिक इच्छाओं के संबंध में लेखक का क्या मानना है। ये आपके गद्यांश से क्वेश्चन है। हमको पहला गद्यांश आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पद्यांश भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें भी ये भी आपसे दो पद्यांश पूछे जाएंगे, जिसका आंसर आपको देना है। तू मान से ही, तू रक्तहीन, ये हस्ती से, तुम स्थितिहीन, तुम शुद्ध भूत आत्मा केवल, हे चिरपुरार, हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें आभार शून्य लीन, आधार अमर होनी, जिस पर भावी की संस्कृति समासित। ये आपका पद्यांश है, पहला पद्यांश है।
इसी प्रकार आपको एक और पद्यांश मिलेगा, जिसमें आपको जो दोनों में से जो पद्यांश आपको आता होगा उसका आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। और मैं पहले ही बता, गद्यांश आपका पहला गद्यांश तो हमको मालूम है अशोक के फूल से लिया गया था। दूसरा गद्यांश आप देख लीजिएगा, संदर्भ आपको लिखना आता है, प्रस्तुत गद्य खंड या पस्त खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जो पाठ होते हैं उसका नाम लिखिए, और इसके लेखक या इसके कवि जो जो रहते हैं उनका लिखना रहता है। ठीक है, ऐसे ही आपको संदर्भ लिखना रहता है। और रेखांकित अंशों की व्याख्या, जो मतलब उस रेखांकित अंश बनाए गए रहते हैं गद्यांश या पद्यांश में, उसको आपको उसको व्याख्या करनी रहती है, वो भी अपने शब्दों में। ठीक है, उसमें पद्यांश का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या लिखिए, कवि इस पंक्ति में किसकी चर्चा कर रहा है, यह पद्यांश किस भावना को प्रकट करता है, और अंग है अस्तिहीन का क्या तात्पर्य है। मतलब ये चार। उसके अथवा में दूसरा है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसा सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा का छीना नील छिपा है जिसने सुख गात। इसके क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंशों की व्याख्या, दुख और सुख की तुलना किससे की गई है, पद्यांश में श्रद्धा किसकी प्रेरणा की जा रही है, और नवल और गात शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है। पद्यांश और गद्यांश आपने देख लिया, 10-10 नंबर की क्वेश्चन है, दोनों में से किसी एक को करना है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, जिसमें 5 का पहले क है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं को उल्लेख कीजिए। अधिकतम 80 वर्ग, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, ज्ञानेंद्र कुमार और जी सुंदर रेड्डी। ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन है। उसके उसी प्रकार आपको निम्नलिखित में से किसी कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का प्रकाश डालिए, जिसमें जगन्नाथ नाथ रत्नाकर, दूसरा रामधारी सिंह दिनकर और तीसरा है मैथिली शरण गुप्त। ये 3 नंबर आपके साहित्यिक परिचय पे, 2 नंबर इनकी कृतियों पे साफ साफ लिखा गया है, इसलिए आप इन दोनों को देख लीजिएगा। इनमें ज़्यादातर आपसे ये रामधारी सिंह दिनकर जी का पूछा गया है, तो आप इसमें देख लीजिएगा। ऐसे ही आपको लेखक में भी पूछा गया है, तो आप दोनों में से किसी एक को आपको करना है। ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें आपको 5-5 मतलब 10 नंबर मिलेंगे। ये तो आपको मालूम ही हो कि जीवन परिचय, हमें जीवन परिचय कह रहा हूँ, साहित्यिक परिचय आप में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और मैं पहले बता दूं कि मैंने आपके क्लास 12 के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय का वीडियो बना दिया, जिसका प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी क्लास 12 का अपलोड कर दिया। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ध्रुव यात्रा अथवा लाटी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। मतलब ध्रुव यात्रा या कहानी या लाटी कहानी है, उसके आपको उद्देश्य पर प्रकाश डालना है, जो आपके 5 नंबर का क्वेश्चन है, जिसका शब्द सीमा दिया गया है, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। अथवा या ऊपर वाला कीजिए, या कर्मनाशा की हार अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु या कथा सार अपने शब्दों में लिखिए, अधिकतम सीमा 80 वर्ड। यह भी आपको कर्मनाशा की हार या बहादुर कहानी का कथा सार या कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखना है। यह 5 नंबर का क्वेश्चन है। ऊपर ये वाले या नीचे वाले दोनों में से आपको किसी एक को करना है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द। मतलब स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड, मतलब आपके यहाँ जो खंड काव्य चलता है उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें आपका पहला है, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, अथवा मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मतलब यदि आपके यहाँ मुक्ति यज्ञ खंड काव्य पढ़ा जाता है तो उसके ये दोनों क्वेश्चन है। अतः दूसरा क्वेश्चन है, रश्मि रथी खंड काव्य के अंतिम सर्व का कथा डालिए, अथवा रश्मि रथी खंड काव्य की नायिका का चरित्र चित्रण कीजिए। यदि आपके यहाँ रश्मि रथी है तो आप इन दोनों में से किसी एक को करिए। उसके बाद तीसरा है, सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा सत्य की जीत खंड काव्य का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। यदि आपके यहाँ सत्य जी की जीत खंड काव्य है। चौथा है, सत्यागपति खंड काव्य के तृतीय सर्ग की अपने शब्दों में लिखिए, अथवा त्यागपति खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। यदि आपके यहाँ त्यागपति खंड काव्य है। ठीक है, उसके बाद पांचवा है, श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए या चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य की संक्षिप्त कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। मतलब यदि यहाँ आपके यहाँ श्रवण कुमार खंड काव्य चलता है तो आपको उसके जीवन परिचय या
को लिखना है, ठीक है। उन दोनों में से किसी एक को करना है। ये सभी क्वेश्चन आपको नहीं करने होते, जो आपके यहाँ या आपके ज़िले के हिसाब से जो खंड काव्य आपको पढ़ाया जाता है, उसी को आपको करना रहता है, आपको सभी प्रश्नों को नहीं करना रहता है। जैसे हमारे यहाँ तो रश्मि रथी देवरिया में है, गोरखपुर में रश्मि रथी मिलता है, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर है, आलोककृत खंड काव्य की कथा वस्तु का संक्षेप में उल्लेख कीजिए, अथवा आलोककृत खंड काव्य के आधार पर नमक सत्याग्रह की कथा का संक्षेप वर्णन कीजिए। आलोकवृंत यदि आपके यहाँ खंड काव्य है तो आपको उसमें कथा वस्तु लिखनी है, और या नहीं तो नमक सत्याग्रह की कथा संक्षेप लिखना है। ये हो गया आपके क्वेश्चन। उसके बाद खंड ख मतलब खंड क में हम लोग देख लिए गद्यांश और पद्यांश, उसमें 8 का क है। दिए गए संक्षिप्त गद्यांशों में किसी एक का ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। 2+5 मतलब 2 नंबर संदर्भ के और 5 नंबर आपके हिंदी में अनुवाद के मिलते हैं। ये दोनों आपको संस्कृत के गद्यांश है, इन दोनों को आप देख लीजिए। मुझे संस्कृत तो उतना आता नहीं, कि आप लोग इन दोनों गद्यांश को देख लीजिए। इन दोनों में से जो आपको आ रहा हो और उसका संदर्भ और साथ ही साथ हिंदी में अनुवाद आपको करना है, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। ऐसे ही आपके 8 का ख नंबर है, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये भी आपका 7 नंबर के 2 नंबर संदर्भ लिखना है और 5 नंबर आपको हिंदी में अनुवाद करना है, मतलब 2+5 = 7। इसमें आप लोग देख लीजिए, इसमें निम्नलिखित पद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये दोनों श्लोक हैं, इन दोनों श्लोकों में से जो आपको आ रहा हो उसको कर लीजिएगा। उसका 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों में किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 1 नंबर उसके मुहावरों का अर्थ और एक वाक्य प्रयोग पे 2 नंबर। उंगली टेढ़ी करना, हवाई किले बनाना, उल्टी गंगा बहना और गूलर का फूल होना, इन चारों में से किसी एक का आपको वाक्य प्रयोग और अर्थ समझाना है। इन चारों में से जो आपको आ रहा होगा उसको आप कर लीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि आपके 12 है तो आपको जो 10 में आपको बहुविकल्प प्रश्न में मिलते थे, वैसे ही आपको 12 में वही बहुविकल्पी प्रश्न आपको लिखित में करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मतलब ये आपके पठित ये गद्यांश आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा, ना आपके बुक से आया होगा, ये कहीं से बनाया गया है। इसको आपको पढ़ के उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। ये आपका अपठित गद्यांश है, मतलब इस ये गद्यांश जो पहले गद्यांश आए थे वो आपके बुक से थे, पर ये गद्यांश आपकी बुक से नहीं है, ठीक है। इसमें मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, सिर्फ आप पैसेज पढ़ लीजिएगा। अनगर से क्या आशा है, 1 नंबर। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर संस्कृति को कैसे परिभाषित करें, 2 नंबर का क्वेश्चन। सामूहिक उद्दाम के आशय को स्पष्ट कीजिए, 2 नंबर। मतलब ये अपठित गद्यांश 5 नंबर का है। 8वां में आपको एक और मतलब आपके किसी भी पेपर में अथवा में अदरवाइज में 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं, दोनों में से किसी एक को करना है। वैसे भी एक और यहाँ पे है, साहित्यिक का जीवन के साथ गहरा संबंध है, ये आप देख लीजिए। इसके भी मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। उपयुक्त गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। ये शीर्षक नहीं पूछेगा, आप अपने उपयुक्त अपने अनुसार इस टाइटल देना है, मतलब शीर्षक देना है। साहित्यकार की दृष्टि का आशय स्पष्ट कीजिए और साहित्य और समाज के संबंध को परिभाषित कीजिए। उसको 11 नंबर है, युग्मों का सही चयन कीजिए। मंदिर मंदिर, दूसरा है मनुज मनूज, मतलब किसी दोनों का आपको मंदिर का लुक बताना है। मनूज मनूज का अर्थ क्या होता है। ख है, निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अक्षत, राग, पानी, मुद्रा, इन चारों का मतलब एक 2 अर्थ लिखिए। तो इसका मतलब आपको अक्षत या पानी या राग या मुद्रा, तो इसको चारों में से किसी एक 2 नंबर के सब 1-1 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। क्योंकि ये 1-1 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ये बोनस नंबर मिलते हैं, इसको आप कर लेंगे तो 1-1 नंबर मिल जाएंगे। और इसको हमेशा लास्ट में करना चाहिए, मतलब क्वेश्चन मतलब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को पहले करना चाहिए। सबसे पहले जीवन परिचय करिए, उसके बाद गद्यांश को करिए, संस्कृत गद्यांश को करिए, पद्यांश को करिए, बाद में ऐसे क्वेश्चन को कीजिए। क्योंकि इस पर नंबर नहीं कटे, सही लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट मतलब नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं, मतलब लास्ट पेज पे चलते हैं। 8 नंबर, जिसमें ग नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। मतलब सभी मतलब एक वाक्यांश दिएगा, उसके लिए अनेक शब्दों का एक शब्द से कहते हैं। जैसे रास्ता दिखाने वाला सारथी, पथ प्रदर्शक स्वनिर्देश और छात्र। रास्ता दिखाने वाला हमेशा पथ प्रदर्शक होता है। उसके बाद जो बूढ़ा न हो, मतलब जो बूढ़ा ना हो, सर्वज्ञ, अजर, स्नातक या वृज्ञ, तो अजर होता है।
जो बूढ़ा ना हो वो अजर होता है, जो मर ना सके वो अमर होता है, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 1 + 1 2 नंबर के क्वेश्चन है। तुम मेरे से मत बोलो, इसका शुद्ध होगा तुम मुझसे मत बोलो, बात करो। उसके बाद घाव में दवा लगाओ, मतलब घाव पर दवा लगाओ। कृपया अनुग्रह करने की कृपा कर कृपया अनुग्रह करने की कृपा करें। मैं सकुशल पूर्वक हूँ, मैं सुकुशल पूर्वक हूँ। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन, इन चारों में से किसी 2 का आपको शुद्ध वाक्य करना है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, 12 का क है, शांत रस अथवा करू रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा दीजिए। मतलब शांत रस या करू रस को आपको बताना है, उसके परिभाषा देना है उदाहरण सहित। ख है, संदेह अथवा भ्रांतिमान अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। 1 + 1 2 नंबर की ये भी है, संदेह और भ्रांतिमान अलंकार को बताना है। ग है, चौपाई अथवा सोरठा छंद की मात्रा सहित लक्षण एवं उदाहरण बताइए। मतलब चौपाई और सोरठा छंद को भी, दोनों में से किसी एक को आपको बताना है। 1 + 1 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, छात्रवृत्ति हेतु खाता खोलने के लिए बैंक के शाखा प्रबंधक को एक पत्र लिखिए। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा लिपिक पद पर नियुक्त हेतु समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। मतलब ये 6 नंबर के क्वेश्चन है। इसमें छात्रवृत्ति के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र पर किसको, बैंक के शाखा प्रबंधक को। अथवा लिपिक पद हेतु आपको एक समाचार पत्र में प्रकाशित होने के लिए प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखना है। ये आपके 6 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 2 + 7 = 9। इसमें आप लोग देख रहे हैं 9 नंबर का निबंध होता है, पर इसमें देखिए डिवाइड किया गया है 2 + 7, मतलब 2 नंबर आपके राइटिंग पे और कैसे उसको लिखते हैं। यदि आप टॉपिक वाइज लिखते हैं, पॉइंट वाइज लिखते हैं और हेडिंग डाल के लिखते हैं तो आपको 2 नंबर वो मिलेंगे। यदि आप एक ही बार पोथा टाइप में लिख देते हैं, एक ही 2 बार 2 पेज भर देते हैं तो आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे। और राइटिंग पे भी नंबर मिलते हैं निबंध में, इसलिए 2 + 7 बराबर 9 नंबर का निबंध होगा। जिसमें आपका पहला है, वर्तमान युग में तकनीक एवं संचार माध्यमों का महत्व, ये आपका पहला है। दूसरा है, मेरे प्रिय साहित्यकार। तीसरा है, कृषक जीवन की त्रासदी। चौथा है, राम राज्य। पांचवा है, साम्प्रदायिक समभाव। ये 5 है, पाँचों में से किसी एक पे आपको निबंध लिखना है। वर्तमान युग की तकनीक, मतलब जो विज्ञान की क्या क्या तकनीक है उसके बारे में उसका महत्व लिखना है। मेरे प्रिय साहित्यकार, जो साहित्यकार है, आप जो जीवन परिचय याद करके हैं, यदि आपने साहित्यकार का निबंध नहीं आ रहा है तो जो जीवन परिचय जिसके बारे में याद करके आए उसको आप इसमें लिख सकते हैं अपनी भाषा में करके, तो आपको नंबर मिल जाएगा। नहीं 9 नंबर तो आपको 5-4 नंबर मिल जाएंगे। उसका तीसरा है, कृषक जीवन की त्रासदी, मतलब कि भारतीय किसान के ऊपर आपको एक निबंध लिखना है। चौथा है, राम राज्य, मतलब राम जी के राज्य के बारे में लिखना है। और पांचवा, सांप्रदायिक स्वभाव, मतलब सांप्रदायिक मतलब शांत स्वभाव कैसा होता है, अनुकूल होता है, उसके बारे में निबंध लिखना है। ये हो गया आपका हिंदी का पेपर 2026 का प्री बोर्ड का, जिसका पेपर कोड है 302 BBF। यदि ये हो गया आपका पूरा सोल्यूशन। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ऐसे ही आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर इस यूट्यूब चैनल पर जल्दी आएगा, तो चैनल पर बने रहिए।